दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजी की तैयारी करते हैं। बंधुओं, आज की क्लास में हमने इकाई 3 हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अवबोध, यदि फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो इकाई 3 यूनिट 3 में लगा हुआ एक टॉपिक है अवबोध, जिसको बोध भी कहते हैं और अनुच्छेद भी कहते हैं और कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं, है ना? तो यहाँ पर टॉपर्स नोट के अनुसार हम बोध को समझेंगे, बड़ा बढ़िया समझाया गया है। जो मैंने समझा है उसका थोड़ा-सा सार तत्व मैं आपसे बताना चाहूँगी। इसके बाद हम बोध को पढ़ भी लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बोध का सामान्य अर्थ है ज्ञान अथवा सूझबूझ होता है ना? और इसका जो एक इस तरह अर्थ लिया जाए कि जब कोई अभ्यर्थी पढ़ रहा है बोध को, तो पढ़ते समय जो उसका प्रतिपाद्य विषय है वो उसके हृदय तक उतर जाना चाहिए, हृदय तक पहुँच जाना चाहिए। और इसका जो अभ्यास देखो, इसके अभ्यास का 2 लाभ हमें मिलता है। एक तो जो अध्येता है, यानी जो अध्ययन करने वाला है, बोध वृत्ति उसकी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है। और वहीं पर आपके स्मृति का भी विकास होता है, यानी आपके जो बोध स्मृति है उसका भी बहुत विकास होता है। तो बड़े सूझबूझ के साथ इस प्रश्न को सॉल्व करना होता है, यानी हमारा बौद्धिक स्तर किस तरह का है, उसी को देखने के तौर पर ये प्रश्न नेट के पाठ्यक्रम में रखे जाते हैं। तो बड़े सावधानी पूर्वक बंधु इस प्रश्न को हमें पढ़ना है, जो हमारे समक्ष यहाँ पे प्रश्न आते हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं, ठीक है? तो बोध का परिचय बुद्धि को सरल भाषा में कुछ इस तरह से परिभाषित किया जाता है। यह ज्ञान प्राप्ति एवं प्राप्त ज्ञान या सूचना का प्रयोग समस्याओं के समाधान के लिए कैसे किया जाए की क्षमता है। बुद्धि से मानसिक क्षमता या संप्रत्यय है, ठीक है? अब आपको पता है इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन था, हिंदी में बंधु इसका रूपांतरण हुआ है, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो बोध का परिचय हम समझ सकते हैं कि एक सरल भाषा में जो कुछ भी लिखा हो या सरल कठिन भाषा में जो कुछ लिखा है, उसका ऐसे ज्ञान प्राप्ति करना है ना? कोई अवबोध आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया है, तो हम उसका जो भावार्थ है वो हम समझ करके, उसके सूचना को प्राप्त करके और उसके समस्या का समाधान करके हम वहाँ पर जो सही उत्तर है उसको उसका चयन करें। तो यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ बनता है। प्राथमिक मानसिक क्षमता को आगे 2 द्वितीय क्षमताओं में वर्गीकरण किया गया है। तो पहले देख लेते हैं कि अस्थिर या द्रव्य बुद्धिमत्ता। यहाँ पर बोध को सॉल्व करने के 2 तरीके यहाँ पर दिखाया गया है कि इस प्रकार की बुद्धिमत्ता को नई समस्याओं का समाधान, नई स्थितियों में तर्क का उपयोग करने और पैटर्न की पहचान करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। किसमें? अस्थिर या द्रव बुद्धिमत्ता में, ठीक है? कि जैसे पैटर्न वाले प्रश्न आते हैं तो उसको हम अपनी बुद्धि से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो कुछ समस्या समाधान वाले प्रश्न होते हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे नए प्रश्न हैं जो कि तर्क वितर्क वाले हों तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और स्थिर या सघन बुद्धिमत्ता, तो इस प्रकार की बुद्धिमत्ता को मुख्य अर्जित ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी बंधु, इसको आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके पास पहले से अर्जित ज्ञान है। जैसे आपको एक शिक्षक कैसे पढ़ाता है? जब पहले से उसका वो ज्ञान को अर्जित कर लेता है और अपने अनुभव के द्वारा आपको शिक्षित करता है ना? चाहे कोई स्कूल का प्रोफेसर हो, अध्यापक हो, प्राध्यापक हो, जो भी हो। आप एक लर्नर को तभी पढ़ा पाएँगे जब आपका अनुभव, आपका ज्ञान आपने पहले से अर्जित करके रखा हुआ है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है, जब शिक्षक कक्षा में विद्यार्थी को शिक्षा दे रहा होता है, तो वह अपने अर्जित ज्ञान और अनुभव का उपयोग कर रहा होता है। अगर आप एक नई भाषा सीख रहे हैं, तो आप नई शब्दावली के शब्दों को याद करते हैं और समय के साथ अपनी शब्दावली में भी वृद्धि करते हैं, जो कि यहाँ पर सघन बुद्धिमत्ता का अंश बन जाता है, ठीक है? तो यही चीज़ें आपको कहाँ करनी है? बोध, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है ना, जो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक होता है बंधु, उसको हम अपने अर्जित ज्ञान, अपने अनुभव के माध्यम से सॉल्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पूर्व ज्ञान हमारा कैसा है, या हमारी तर्क शक्ति कैसी है, या हमारी मानसिक मन स्थिति कितनी तीव्र है कि हमने एक टॉपिक को 10 लाइन के या 5 लाइन के टॉपिक को पढ़ा, फिर हमने वहाँ पर प्रश्नोत्तरी को सॉल्व किया, वो भी सही। समाधान निर्देश, दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। तो मौलिक विचारों की पहचान, अध्ययन बाद में सदैव कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो विचारों के प्रवाह को निर्धारित कर रहे होते हैं। नेट परीक्षार्थी को उनकी पहचान करना आवश्यक होता है। एक सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पठन सामग्री को पहले शीघ्रता से पढ़ा जाना चाहिए, ठीक हो? जो आपके पास अवबोध है उसको पहले कैसे पढ़ना है? शीघ्रता से पढ़ना, ये भी ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट कीजिए। फिर पैरों को संक्षिप्त करना, यानी पैराग्राफ जो पैराग्राफ है उसको संक्षिप्त यानी छोटे छोटे टॉपिक में जल्दी से डिवाइड कर लिए। एक लाइन पूरा पढ़ा, दूसरा लाइन पढ़ा, ऐसे
से पैराग्राफ को संक्षिप्त करना। जैसे जैसे हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं वैसे वैसे इसके मुख्य विचारों को संबंधित करने की क्षमता को विकसित किए जाने की आवश्यकता होती है। यानी जब हम मुख्य विचारों को पढ़ेंगे तो जो उसके उससे संबंधित जो और टॉपिक लगे हुए हैं, यानी जो और शब्दावली लिखी है, तो ये क्षमता हम विकसित करें कि इसमें अध्ययन बोध के जो समग्र विचार, यानी समग्र विचार को समझने का कोशिश करें कि जो पूरा भावार्थ, जो हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंशन है या बोध पाठ है, जो 4-5 लाइन का, उससे भाव क्या निकल कर आता है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। फिर एक है कि वाक्य कड़ी का निर्धारण करना, यानी एक वाक्य को दूसरे से जोड़ना। तो एक पैराग्राफ के भीतर वाक्य प्रत्यक्ष आसानी से जुड़े हुए होते हैं। अभ्यास से प्रमुख विचारों को याद रखने में सहायता मिलती है। फिर है स्वयं से पूछताछ करना, है ना? यहाँ पर दिया गया है कि स्वयं से पूछताछ कैसे करना है। तो जब आप अवबोध पढ़ेंगे, यानी जब भी संदेह की स्थिति हो, शिक्षार्थी को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। अध्ययन बोध में एक से ज़्यादा परिच्छेद हों तो स्वयं द्वारा निर्धारित समय को उनके आकार के अनुसार विभाजित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पाठ्यक्रम में 3 अध्ययन बोध लगे होते हैं, एक फर्स्ट पेपर में आता है, 2 सेकंड पेपर में आता है, तो कोशिश करें कि दोनों अध्ययन बोध को आपको 10-10 मिनट में सॉल्व कर देना है, यानी 20 मिनट इसके लिए लें। या मेरे ख्याल से अब कोशिश ये करें कि जो 10 मिनट है ना, वो 10 नंबर कन्फर्म हो। ऐसा नहीं बोलें आप, मैम हम तो 5 मिनट में ही अध्ययन कंप्लीट कर देते हैं, तो पता चला 5 मिनट में आप तो कंप्लीट किया, पर आपके 3 प्रश्न सही हुए और 2 प्रश्न आपके हो गए गलत, है ना? तो 10 मिनट के लिए आपके पास समय बचता है, 10 मिनट एक मिले, लेकिन 10 नंबर कन्फर्म हो, ठीक है? ये 10-10 नंबर कन्फर्म हो, आपके 3 अब वो 30 नंबर के आते हैं, और 30 में से 28 नंबर आप बड़े अच्छे से गेन कर सकते हैं। और कुछ बंधु तो हमारे ऐसे हैं कि 30 में से 29 कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देख के करना है। फिर अनुच्छेद को न तो स्वयं बहुत शीघ्रता से और ना ही बहुत धीमी गति से पढ़ना है। ऐसा मतलब इतना भी जल्दी फास्ट ना पढ़ें कि आपको न तो शब्द की पहचान आए, न आपको वहाँ पर रहे स्थान की पहचान आए, न किसी व्यक्ति के नाम की पहचान आप में समझ में आए कि है क्या शब्द अवबोध में। तो ये चीज़ें भी आपको देखना है कि अनुच्छेद को न तो बहुत तीव्रता से और ना ही बहुत धीमी गति से पढ़ना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम भावार्थ को समझें एवं तथ्यात्मक जानकारी, जैसे अवबोध में जैसा कि तिथि मेंशन है, किसी व्यक्ति का नाम मेंशन हो, स्थान मेंशन हो, तो उनको ज़रूर ध्यान दें। उसको पॉइंट अपने रफ रफ वर्क जो करने के लिए जो आपको पेपर मिलता है, उस पर आप ज़रूर नोट डाउन करें, फ़ास्ट नोट डाउन करें। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद को ना तो बहुत जल्दी पढ़ देना है कि समझ में ना आए भावार्थ क्या कह रहा है, और ना ही बहुत धीमी गति से पढ़ना है कि आप एक अनुच्छेद को 20 मिनट तक सॉल्व करते रह जाएँ। ठीक है। अध्ययन बोध से संभावित प्रश्नों की मुख्य श्रेणियाँ, तो मुख्य विषय या केंद्रीय विचार जो क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूरे पैराग्राफ के बोध पर आधारित होते हैं या लेखक के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करते हैं। इन प्रश्नों से इस बात का बोध होता है कि पाठक किस सीमा तक विषय वस्तु को समझ पाया है। ठीक है, यही एक बहुत बड़ी ये तर्क शक्ति है, क्योंकि इसका ना मेरे ख्याल से अलग से इसका ना मार्क्स भी जुड़ता होगा। ठीक है, कि अवबोध वाले प्रश्न जो हैं बंधुओं ने कितने सही किए हैं, है ना? तो मेरे ख़्याल से इस पर भी एनटीए का दृष्टि ज़रूर जाता होगा। तो इसका एक ही रीज़न है बताना कि विषय वस्तु की कितनी समझ आपके अंतर्गत है, कितना जल्दी आप एक टॉपिक को पकड़ करके 5 प्रश्नों को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है? अब जब आगे बात करते हैं, तो लेखक की राय और मनोवृत्ति का भी इसमें जाँच किया जाता है। ठीक है? हमने एक बात किया यहाँ पर बंधु कि जो अध्ययन बोध से संभावित प्रश्नों की जो मुख्य श्रेणियाँ हैं, वो क्या-क्या होती हैं? तो पहला है कि मुख्य विषय या केंद्रीय विचार समझ में आना, यानी जो अध्येता है, जो विद्यार्थी है, जो पेपर दे रहा बंधु बैठा हुआ है, तो जो मुख्य विषय दिया था उसका केंद्रीय विचार या भाव उसके समझ में आया कि नहीं आया, ये देखना। फिर दूसरा ये देखना कि लेखक की राय और मनोवृत्ति, यानी जो वहाँ आपके समक्ष सामने जो प्रस्तुत है अध्ययन बोध या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वो उस पर आपकी क्या राय और क्या मनोवृत्ति आपकी निकल कर आती है। तो इस तरह के प्रश्न लेखक की राय के आधार पर होते हैं। इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता है, यानी आप देखते हैं कि वहाँ पर वास्तविक में जो हमारे पास प्रश्न आते हैं या उसका उत्तर स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी उल्लेख नहीं होता है। इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि नीचे कभी-कभी प्रश्न का सबसे नीचे दिया होता है, कभी-कभी बीच में दिया होता है, कभी मतलब ये हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते कि हमने प्रश्न को पढ़ा और एक बार हमने कम्प्रीहेंशन को पढ़ा, इसके बाद हम आंसर निकाल पाएँ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, है ना? तो इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता है, ताकि यह पता चल सके कि पाठक लेखक की मनोवृत्ति, ज्ञान, लेखन शैली, पदावली आदि का विश्लेषण करने की क्षमता रखता है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि अवबोध से जो हमारा प्रश्नकर्ता है, जो प्रश्न कर देने वाला है, वो यही देखना चाहता है कि हम मनोवृत्ति हमारी कैसी है, ज्ञान लेखन का शैली हमारी कैसी है, पदावली आदि का विश्लेषण करने की क्षमता हमारे अंतर्गत कैसी है, किस तरह की है। फिर समाधान दृष्टिकोण भी। समाधान क्या होता है? समस्याओं का समाधान, यानी प्रश्न क्या है? प्रश्न एक समस्या है ना? और उस समस्या का निदान हमें उसी अवबोध को रीड करके निकालना है। तो समाधान दृष्टिकोण क्या हो गया? तो इसके लिए नेट परीक्षा के उम्मीदवार को लेखन शैली और वाक्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि पैराग्राफ के लेखक के लहजे को जानने के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब एक चीज़ और है कि स्पष्ट या प्रत्यक्ष जानकारी भी आपको रखना है अवबोध को पढ़ करके, कि इसमें किसी के नाम, है ना, दिनांक, आंकड़े, तथ्यों या राय के आधार पर सीधे प्रश्न किए जाते हैं। इनको पहले पठन के दौरान ही बिना कठिनाई के नोटिस किया जा सकता था। जो यानी पहले क्या था कि पहले हम ये सब चीज़ें मेंशन होती थी, तो हम पहले इसको रियली कर पाते थे, सरलता से कर पाते थे, लेकिन अभी वो चीज़ अवबोध में नहीं रही है। तो ये भी यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, तो बहुत अंतर है। अब इसका भी समाधान दृष्टिकोण दिया गया है। तो विकल्प, उत्तर विकल्प का अप्रत्यक्ष रूप से पैराग्राफ में से चयन किया जा सकता है। कुछ विशिष्ट विस्तृत प्रश्न नकारात्मक भी हो सकते हैं। अगर सही उत्तर सीधा न प्राप्त हो तो उन गलत विकल्पों की पहचान करके एक एक करके हटाना पड़ता है। यानी कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है। मैं तो कभी कभी मुझे इस नोट्स की तारीफ भी करनी पड़ती है कहीं कहीं जगह पर। कुछ टॉपिक बहुत सुंदर हैं, कहीं कहीं पर तो जो समझ में मेरे नहीं आए, तो वो मुझे लगता है कि मतलब क्या लिखा गया है। हाँ, जो समझ में आ जाता है तो मैं तारीफ भी करती हूँ। तो वैसा यहाँ भी कर रही हूँ कि जब आपको लगे प्रश्न आपके पास 1, 2, 3, 4 हैं, और आपको आपके पास प्रश्न ऑप्शन आपके पास 1, 2, 3, 4 हैं। अब ये आपका प्रश्न हो गया बंधु, तो आप देखें कि जो प्रश्न है वो किस ऑप्शन कौन सा नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि चौथा हमने एलिमिनेट किया, दूसरा हमने एलिमिनेट किया, हमने पहला भी एलिमिनेट किया। अब देखते हैं कि तीसरा जो है ना, वो आंसर के काफ़ी करीब है, यानी प्रश्न के उत्तर के करीब तीसरा ऑप्शन है। तो इस तरह आप तीसरे आंसर को चयन कर लें। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अंतर्निहित सूचना। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं होते, बल्कि पैराग्राफ में निहित होते हैं। यानी पैराग्राफ में जो उत्तर है वो स्पष्ट रूप से आपको नहीं मिलेगा, जबकि पैराग्राफ में उत्तर निहित है। यानी जो पांचों प्रश्न आपके पास हैं, पांचों प्रश्न के उत्तर उस पैराग्राफ में ही हैं, लेकिन वो आपको बड़ी सरलता से नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ भी आपको ढूंढना है। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे परीक्षार्थी की बोध क्षमता का पता चल सकता है। ठीक है। अब भाषा अभिव्यक्ति प्रश्न भी आते हैं, यानी इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पैराग्राफ में उपयुक्त विशिष्ट शब्द, मुहावरा या वाक्यांश के आधार पर दिया जाता है, या अनुलोम या विलोम पर भी आधारित हो सकते हैं। पाठक का उद्देश्य प्रासंगिक अर्थ समझने के लिए होना चाहिए, ना कि शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए, है ना। अर्थों को संक्षेप में कहें, ऐसा लिखा है, यानी कि आपको उसके प्रासंगिक अर्थ को समझना है, यानी उसके गहन गहन अध्ययन को समझना है। ठीक है, ना कि आप उसका शब्द निकाल करके और उत्तर के पीछे भागें। ठीक है। पैराग्राफ का गठन क्या है? तो कुछ प्रश्न पैराग्राफ की संरचना और लेखन द्वारा अपने तर्क को व्यक्त करने में साहित्यिक तकनीकी के प्रयोग पर आधारित भी होते हैं। इसमें तंत्र को मजबूत एवं या कमजोर करने का प्रयास हो सकता है। यह प्रश्न पैराग्राफ की संरचना का विश्लेषण, तर्क, मान्यताओं, समाधान करने आदि की हमारी क्षमता का परिचय कराते हैं। अब पढ़ते हैं अनुरूप तर्क। तो एक उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि यह ऐसे विकल्प का चयन करे जैसे जो पैराग्राफ में वर्णित तर्क या अवधारणा के अनुरूप हों। इस प्रकार के प्रश्न भी हमारी समस्या विश्लेषण या समझने की क्षमता को परखना चाहते हैं। कोई भी 2 या 2 से अधिक उदाहरण जो कि तर्क पर आधारित हों, उनके संबंध को पहचानना इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य है। यानी अनुरूप यानी उसी के समान। ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि आज इसने इस वीडियो को जिसने भी इसको अच्छे से देखा है, तो आपका पैराग्राफ राइटिंग कभी भी आपका गलत नहीं होगा। यानी जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है वो आपका गलत नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें कही हैं इसमें, है ना। और बाकी नीचे मैंने अध्ययन बोध दे दिया है, अभी PDF आपको मैं इसको सेंड कर दूंगी। तो आप वीडियो को एक बार देखें, इस बार इसको इस प्रश्न को लगाइएगा, तो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन दिया गया है ये बात को। अब मैं आपको निष्कर्ष बता दूं कि निष्कर्ष में क्या कहना चाहती हूँ, कि सबसे पहले बंधु अवतरण को सावधानी पूर्वक लेकिन शीघ्रता से, यानी बहुत धीरे भी नहीं पढ़ना है, और यह मालूम करना है कि अवतरण का केंद्रीय भाव अथवा मुख्य विचार क्या है। ठीक है, पहली बात ध्यान रखो, ये निष्कर्ष बता रही हूँ, इसको बताने के पूर्व अनुरूप है आपको निष्कर्ष बता रही हूँ। फिर दूसरा काम करना है कि अवतरण में दिए गए जो प्रश्न हैं, प्रश्नों को आप स्थिर चित्त होकर पढ़ें, धीरे धीरे प्रश्न को पढ़ें, और उसी प्रश्न को ये देखें कि उत्तर आपको कहाँ मिल रहा है, या आवश्यकता पड़ने पर
अवतरण को हो सके तो 2 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, 2 से 3 बार भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप उत्तर आसानी से ढूंढ पाएंगे। तृतीय चरण में आपको बता दूं कि अवतरण के साथ साथ प्रश्नों में जो दिए गए उत्तर हैं, उत्तर को भी पढ़ते जाना है और सही उत्तर पर निशान लगाना है, ठीक है। जैसे जो भी आपको सही उत्तर लगेगा कि ये होना चाहिए, तो निशान वहाँ पर कैसे लगाएंगे, आप किया करें कि आप कॉपी पर उसका एक छोटा सा वर्ड लिख दें और वहाँ पर गोला मार लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब बस यही है कि जो यहाँ पर तथ्य आपको कंप्रिहेंशन में मिले, उनको कोशिश करें कि अपने अनुभव, अपने तर्क वितर्क की क्षमता के आधार पर ही कर पाएंगे, तभी ये आप यहाँ पर 30 प्रश्न का है, 30 में से 26 या 27 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 28 नंबर आप जरूर लेकर आएँ, तो जाके यहाँ कुछ काम बनने वाला है। ये बोनस मार्क्स हैं, ये टोटली आपके बोनस मार्क्स हैं, जिसका उत्तर आपके पास वही मेंशन है और आपको इसका उत्तर चयन करना है। तो आप बताएं वीडियो कैसी लगी। हाँ, एक बात कह दूं बंधु, आपको बताना है कि क्या आप चाहते हैं कि रिवीजन का तरीका कैसा होना चाहिए, रिवीजन का तरीका कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मैं वीडियो आज ही लाऊंगी 5 बजे तक। और अभी आप इस क्लास को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप मेरा दूसरा वीडियो चाहते हैं कि मैंने रिवीजन किस तरीके से किया है, तो मैं वो जरूर वीडियो लेकर आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।